नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। आज राजकीय रण क्षेत्र में हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश से हमारे ब्यूरो हेड राजेंद्र सिंह जौदान जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे ग्राउंड जीरो पर क्या सच्चाई है, क्या चल रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में। वैसे सियासी हलचलों की बात करें तो आज पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को लेकर ही चर्चाएं होती रहीं। अरविंद केजरीवाल को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया गया पार्टी कार्यकर्ताओं ने, लेकिन इसके बावजूद लोकसभा चुनाव हमारे सामने है और उसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ता अपनी अपनी कमान कस रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का आमने सामने सीधा मुकाबला है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी वहां क्या कर रही है और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। और आदिवासी मूल या आदिवासियों का मामला एक बड़ा मामला होता है और आदिवासियों द्वारा वोट डालना, जिसको लेकर प्रशासन हमेशा तैयारी करता है और इस बार उसकी क्या तैयारियां हैं जिससे कि आदिवासी वोट डाल सकें। और लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी कमलनाथ को लेकर या दिग्विजय सिंह को लेकर, उनका क्या हाल है और वो क्या इस बार वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या दिग्विजय सिंह किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे या चुनाव लड़वाएंगे किसी को, इसी पे बातचीत करेंगे। और होली का मौका है तो मध्य प्रदेश का जो मजदूर वर्ग है वो उसका एक पलायन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहता है और वो गुजरात या अन्य प्रदेश निकल जाता है होली के बाद। तो ऐसे में होली के बाद जब वो निकल जाता है तो उसको कैसे रोका जाए जिससे कि वो जो है वोट डाल सके, ये अपने आप में एक चुनौती है मध्य प्रदेश प्रशासन के लिए, चुनाव के आयोग के लिए वहाँ के, कि कैसे वो जो है वोट डलवाएगा इन मजदूरों से भी। इसी पे राजेंद्र जादौन हमारे साथ जुड़ेंगे, वहाँ से उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि वहाँ की क्या स्थिति है। राजेंद्र जादौन, आप हमसे जुड़ चुके हैं। जी 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 बताएं। जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या स्थिति है और जो लिस्ट आने वाली थी इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास में कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस से अभी तक जो है अन्य जो लिस्ट आनी थी कांग्रेस की, क्योंकि 29 सीटें हैं, अभी तक कांग्रेस 29 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को जगह नहीं दे पाई है। कहीं न कहीं अगर उन 29 सीटों की बात करें तो कांग्रेस में जो है कई दिग्गज नेताओं का जो पेज फटा हुआ है, जिसके कारण लिस्ट जो है निकाली नहीं जा रही है। इसमें मैं आपको बता दूं कि राजगढ़ क्षेत्र जो दिग्विजय सिंह का अपना क्षेत्र माना जाता है, जिसमें राघवगढ़ आता है, राजगढ़ लोकसभा सीट है, जहां से जो है दिग्विजय सिंह को जो है चुनाव लड़वाने की चर्चा है गर्मजोशी के साथ कांग्रेस में जो है चल रही है। तो वही रतलाम से जो है कांतिलाल भूरिया भी एक कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता है, उनको लड़वाने की जो है कवायद चल रही है। वहीं मुरैना से और ग्वालियर, जो मुरैना ग्वालियर की जो सीट है, अभी इस पे भी थोड़ा सा मंथन चल रहा है और इस तरीके की जो चर्चाएं बाहर निकल कर आ रही हैं, उनमें से ये साफ होता है कि अब कांग्रेस किसी भी तरीके का मध्य प्रदेश में जो है रिस्क नहीं लेना चाहती और ऐसे उम्मीदवारों को जो है टिकट देगी जिनका जीतना संभव हो। जी, सुनने में आ रहा है कि बीएसपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है आज, तो उसमें अगर कोई जानकारी हो आपके। देखिए, बीएसपी ने जो आज अपनी लिस्ट जारी की, इसमें 6 उम्मीदवारों को जो है मध्य प्रदेश में जो है उन्होंने टिकट दिए हैं। 6 लोकसभा प्रत्याशी उन्होंने मध्य प्रदेश से भिंड, मुरैना, चंबल क्षेत्र से खड़े किए हैं। जी, जैसे क्या ग्राउंड है बीएसपी के लिए मध्य प्रदेश में, क्योंकि यदि हम बात करें तो जो जातीय समीकरण है बहुजन समाज पार्टी का और जो कोर वोटर है, कितना कोर वोटर वहां मौजूद है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी या की अगर बात की जाए तो इसमें जो 7 प्रत्याशी जो उतारे गए हैं चंबल क्षेत्र में, क्योंकि SC/ST का ज्यादा चलन है, SC/ST का जो बहुमूल्य क्षेत्र कहलाता है, यहाँ ठाकुरों का वर्चस्व भी ज्यादा है। तो ऐसे में जो है यहाँ जिन प्रत्याशियों को जो टिकट दिए गए हैं, हालांकि मध्य प्रदेश की जो भू स्थिति है वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने की टक्कर होती है। कहीं कभी कभार किसी सीट पर बहुजन समाज पार्टी या सपा का कोई नेता
जो है वो जीत पाता है। तो जिन लोगों को टिकट दिया है उनके बारे में तो हम ये नहीं कह सकते कि उनका जीतना संभव है, लेकिन यहाँ जो भाजपा और कांग्रेस के बीच में जो टक्कर देखने को मिलेगी, जैसे गोविंद सिंह जैसे दिग्गज नेता जो लाहौर क्षेत्र से आते हैं, जो विधानसभा के काफी समय तक प्रत्याशी भी रहे हैं और जीत भी हासिल की, और हालांकि इस बार विधानसभा वो हारे हैं, उनको भी चंबल क्षेत्र से टिकट देने की चर्चाएं बड़ी गर्मजोशी के साथ चल रही हैं कांग्रेस। जी, तो ये एक मतलब स्थिति है। अगर हम तो बीएसपी के लिए कोई खास संभावनाएं वहां है नहीं, जो आप कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, बीएसपी और सपा के लिए यहाँ बिल्कुल भी कोई संभावना नहीं है। यहाँ जो बैतूल जिले से जो है, अगर मैं बात करूं तो बैतूल जिले से अशोक भावली को टिकट दिया गया। बैतूल जिला एक आदिवासी क्षेत्र है, भाजपा का गढ़ माना जाता है। खजुराहो से कमलेश्वर पटेल को टिकट दिया गया है, खजुराहो भाजपा का गढ़ है। यहाँ से पूर्व सांसद बीडी शर्मा जो है, इनका काफी वर्चस्व है। वही सीधी की अगर बात की जाए तो पूजन राम संकेत को यहाँ से टिकट दिया गया है। सीधी जो है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस के दिग्गज नेता जो रहे हैं अर्जुन सिंह जी, उनके सुपुत्र राहुल सिंह का काफी वर्चस्व माना जाता है। वहीं अगर मंडला की बात की जाए तो इंदर उल्टे यहाँ से खड़े हुए हैं। जी, मंडला एक आदिवासी क्षेत्र है। अच्छा, जैसे जहाँ कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। जी, मंदसौर की अगर बात की जाए तो मंदसौर जो है वो राजस्थान की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, गुजरात की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। मैं जो आपसे समझना चाह रहा हूं, जैसे हम विंध्य की बात करें, विंध्याचल है ना जिसकी बात करते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा किस तरह का वोटर है? देखिए, विंध्य क्षेत्र की अगर बात की जाए तो विंध्य क्षेत्र में लगभग जो है आधा विंध्य आदिवासियों का क्षेत्र माना जाता है, और आधा जो विंध्य आता है वो रीवा, सतना, सीधी, बालाघाट वाला जो पेच है वो आदिवासी गढ़ कहलाता है। आप इधर डिंडोरी मंडला तरफ जब जाएंगे तो वहाँ आदिवासी हैं, गौंड आदिवासी हैं, भील आदिवासी हैं, भिलाला आदिवासी हैं। इसी तरह सिर्फ 3 जो सीटें हैं मानी जाए तो रीवा, सतना, सीधी की जो सीटें हैं वो विंध्य क्षेत्र में आती हैं। और यहाँ जो है दिवाड़ी एक शब्द होता है, रीवाचल का जो एक रीवा भाषा जो बोली जाती है, उनका वर्चस्व ज्यादा होने के कारण यहाँ पहले कांग्रेस का काफी वर्चस्व रहा है, लेकिन अब बीजेपी ने धीरे धीरे अपना स्थान यहाँ पर कायम किया है। जी, तो कहना चाह रहे हैं कि ये जो आदिवासी मूल ज्यादा है विंध्याचल में, है ना? जी, विंध्य क्षेत्र में आदिवासी ज्यादा है। मालवा निमाड़ क्षेत्र पूरा आदिवासियों का क्षेत्र माना जाता है। चलिए, ठीक है। चंबल, भिंड और चंबल की बात करूं तो चंबल के बारे में सभी जानते हैं कि बागियों का क्षेत्र रहा है, डकैतों का क्षेत्र रहा है। तो ये एक स्थिति है जैसे आप बता रहे हैं। और यदि यहाँ के जो वोटर हैं वो किस तरह के प्रत्याशी को मतलब वोट देना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो क्या देखते हैं एक प्रत्याशी के अंदर, और पार्टियां इन बातों को ध्यान तो जरूर रखती होंगी? देखिए, पार्टियां हमेशा अपने वोटर को लुभाने के लिए नए नए तरीके, नए नए घोषणाएं, नई नई चीजों का इस्तेमाल करती है। और इस समय पूरे देश में जो है मोदी लहर का काफी प्रकोप है। मोदी लहर काफी प्रकोप में चल रही है। लोग जो है राम मंदिर को लेकर भाव से जुड़े हुए हैं। हिंदू पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है। 70% हिंदू भारत देश में निवास करता है, जो भगवान राम को मानता है। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर बनने से भी भाजपा को थोड़ा बहुत जो है एक फायदा हो सकता है मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर हालांकि अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश का जो अनुमान अभी से जो लगाया जा रहा है, जिस तरीके से भाजपा ने टिकट वितरण किया है और जिस तरीके से कांग्रेस टिकट वितरण कर रही है, भाजपा जो दावा कर रही है कि उसको पूरी इस बार 29 सीटें मिलेंगी, तो इस बार 29 सीटों में भाजपा चूक सकती है। भाजपा को काफी संभलना होगा यहाँ पर। भाजपा जो है 20 से 22 सीटों पर जो है मजबूती से जो है यहाँ आने की संभावना है। हालांकि 5-7 जो सीटें हैं उसमें कहीं ना कहीं उनकी कमियां रह भी सकती है। अगर अभी से मजबूत नहीं किया उन्होंने अपना दल तो उनको 6 सीटों पर नुकसान हो सकता है। जी, अच्छा, जैसे हम बात कर रहे हैं आपसे, लेकिन हमारे पास में जो जानकारी है उसके अनुसार जो हमने अभी बात की विंध्याचल की, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो सवर्ण वोटों की ज़्यादा आई है हमारे पास में। ब्राह्मण ज़्यादा है वहाँ पर, 14% ब्राह्मण है सबसे ज़्यादा वहाँ पर, और सबसे ज़्यादा बहुतायत में वही लोग पाए जाते हैं। देखिए, विंध्य क्षेत्र में 29 सीटें हैं, उसमें 14 ब्राह्मण हैं, 14 और सबसे ज्यादा बहुतायत में वही लोग पाए जाते हैं।
अजय जी, विंध्य क्षेत्र जो है बनारस से लगा हुआ क्षेत्र है। चित्रकूट और बनारस का ये जो पेच यूपी की जो बॉर्डर से लगा हुआ है, उस क्षेत्र में रीवा सतना सीधी आते हैं। बनारस के काफी नजदीक है, यूपी के काफी नजदीक है। और यहाँ ब्राह्मणों का जो है तिवारी हुए, पांडे हुए, तो जो ब्राह्मण वर्ग है उसका काफी वर्चस्व यहाँ पर है। अन्य जातियों का भी है, ठाकुरों का भी वर्चस्व रीवा सतना में काफी देखने को मिलता है। ब्राह्मण और ठाकुरों का गढ़ कहा जाता है रीवा सतना सीधी का जो विंध्य क्षेत्र में जितना हिस्सा आता है वो। तो यहाँ जो है स्वर्ण वर्ग ज्यादा होने से वोट बैंक को ये कहा जाए कि वोट बैंक जो है भाजपा की तरफ जाएगा या कांग्रेस की तरफ आएगा, तो ये कहना संभव नहीं, क्योंकि वोटर जब वोट डालता है तो वो भाजपा और कांग्रेस में चेहरे की तरफ देखकर वोट डालता है। और आज की तारीख में जिस तरीके से भाजपा सरकार पिछले 10 सालों से सत्ता पर स्थापित है और महंगाई और बेरोजगारी को जनता भी देख रही है, बोलती कुछ नहीं है, लेकिन वोट के समय जो है नतीजों को अगर आप देखेंगे तो सभा के नतीजों को देखेंगे तो भाजपा की हार लगभग तय थी। कांग्रेस लगातार अपना दावा ठोक रही थी, लेकिन जिस तरीके से वोट ऑफ परसेंटेज आया, बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी इसका अनुमान नहीं लगा पाए। कई चीजें ऐसी थी कि चैनल चिल्ला रहे थे कि कांग्रेस जो है पूर्ण बहुमत से बनेगी, कांग्रेस 130 के ऊपर जाएगी, बीजेपी जो है 105 पर सिमट जाएगी, बीजेपी 100 भी पार नहीं कर पाएगी। लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं 165 का आंकड़ा पार करके दिखा दिया कि ये हिंदुओं का राज्य है। यहाँ राम भगवान से लोग यदि हम काफी लगाव रखते हैं। मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर मध्य प्रदेश के किस भाग में ज्यादा है? देखिए, मुस्लिम वोटर की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में हर जगह मुस्लिम वोटर थोड़ा थोड़ा बटा हुआ है। अगर भोपाल राजधानी की बात करूं तो भोपाल राजधानी, अगर भोपाल की लोकसभा सीट की बात की जाए तो इसमें 3 जिले, रायसेन जिला, सीहोर जिला और थोड़ा पेच जो है भोपाल का और अन्य पेच आते हैं। तो यहाँ जो है भोपाल जो है क्योंकि मुस्लिमों का गढ़ रहा है, नवाबी शासन रहा है, तो यहाँ लगभग जो है 30-70 का रेशो यहाँ भी जो है वोट ऑफ परसेंटेज जो है 30% मुस्लिम है, 70% हिंदू है। तो कुल मिलाकर मैं ये समझूं कि भोपाल के आसपास है, भोपाल और भोपाल संभाग है ना, तो यहाँ पर आप जो हमारे पास में जो है भोपाल संभाग के अंदर और मालवा और निमाड़, यहाँ पर मुस्लिमों का ज़्यादा प्रभाव है। कितनी सीटों को प्रभावित करते हैं यहाँ के मुस्लिम वोटर और कितनी संख्या होगी इन मुस्लिम वोटरों की मालवा, निमाड़ और भोपाल संभाग में? देखिए, वो मुस्लिम वोटरों की अगर संख्या का अनुमान लगाएं तो मध्य प्रदेश की आबादी का 30% हिस्सा जो है वो मुस्लिम वर्ग है। अच्छा, 30%? उस 30% हिस्सा मुस्लिम वर्ग है। इसीलिए भाजपा एक सीधा सीधा गणित लगाती है कि जब उसका जो हिंदू वोटर है उसमें से 10% वो इस 30% में जोड़कर 40% का आंकड़ा जो है वो कांग्रेस 30% की बात करें माना जाता है। राजेंद्र, यदि हम 30% की बात करें तो 30% मध्य प्रदेश की टोटल आबादी कितनी, की टोटल वोटर कितने हैं लगभग जो है? मध्य प्रदेश में अगर जो है आबादी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो है लगभग 30 करोड़ के 7.5 करोड़ के जो समथिंग पूरी आबादी है, 7.5-8 करोड़ की समथिंग की आबादी है। अगर आपकी बात मान ले, हम अगर आपकी बात मान ले, अगर 7.5 करोड़ मान ले तो 7.5 करोड़ का 30% कितना हुआ? मैं समझता हूं लगभग जो है 2.5 से 3 करोड़ के आसपास, 3 करोड़ हो गया, 2.5 से 2.5 करोड़ के आसपास। 5 करोड़ जो है हिंदू आबादी यहाँ निवास करती है। 2.5 करोड़ के आसपास यदि मुस्लिम वोटर है और मुस्लिम वोटर जो है सबसे ज्यादा वो रहता है यहाँ पर मालवा, निमाड़ और भोपाल संभाग में, तो कितनी सीटों को प्रभावित करेगा? देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में नहीं, मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ राजेंद्र। लोग देखिए कितनी सीटें हैं? 29 सीटें हैं। बिल्कुल, अगर मैं मध्य प्रदेश के भोपाल की बात करूं, भोपाल लोकसभा की अगर मैं जो है जनसंख्या के आधार पर बात करूं तो भोपाल का जो वोटर जो है वोटर लिस्ट के आधार पर 17 लाख लोग जो है वोटर लिस्ट में शामिल हैं। इस 17 लाख में से अगर मैं 30% वोट ऑफ परसेंटेज कम करता हूं तो भी कहीं ना कहीं भाजपा को कोई नुकसान जो है इन सीटों पर नहीं होने वाला है। भोपाल सीट बीजेपी का जो है वर्चस्व यहाँ बरकरार रहेगा। 17 लाख में से 30% अगर मैं घटाता हूं तो 12 लाख जो वोटर जो है
जो वोट ऑफ परसेंटेज जो है वो 12 लाख के समथिंग आता है। और इसी से पिछली बार जो है रहे जो सांसद, भाजपा की सांसद रही हैं, उनका जो वोट ऑफ परसेंटेज था वो लगभग 11.5 लाख के समथिंग वोटों से वो जीती थी। और परसेंटेज जो है हिंदुओं का वर्चस्व ज्यादा होने के कारण लगभग यही तय करता है कि मुस्लिम वोटरों का इतना ज्यादा फर्क मुस्लिम वोटरों का जो है मध्य प्रदेश की राजनीति पर नहीं। चलिए ठीक है, ये आपका आकलन है, लेकिन हमारा जो आकलन कहता है कि शाहजहाँपुर, मंडला, नीमच, मेहंदीपुर और जो है मंदसौर, इंदौर और नसरुल्लागंज, इछावर, आष्टा, उज्जैन दक्षिण, ये जो सीटें हैं, जैसे मैं मालवा, निमाड़ और भोपाल संभाग की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सभी लगभग जो है 16% जो मुस्लिम वोटर है वो प्रभावित करता है सीटों को। और ये बट जाता है कांग्रेस में, सपा में, बसपा में, निर्दलीय उम्मीदवारों के अंदर, है ना, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता है। बिल्कुल अजय जी, आपका कहना सही है। 16% जो वोट ऑफ परसेंटेज आप बता रहे हैं, ये उस समय के आंकड़े हैं, ये पुराने आंकड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि अब जो है जो पहले जो कांग्रेस में इन क्षेत्रों से जो वर्चस्व रखते थे, जैसे अगर मैं शाहजहाँपुर जिले की बात करूं तो शाहजहाँपुर जिले में कांग्रेस का जो है गढ़ माना जाता रहा है, कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ से बंटी सिंह जो है वो काफी वर्चस्व रखते थे, उनके पिता यहाँ से लगातार सीटों पर जीतते रहे हैं। लेकिन अब जो है बंटी सिंह जो है अभी हाल ही में 15 दिन पहले भाजपा में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी आने वाले चुनाव में जो है अब भाजपा का जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो बढ़ाएंगी। जी, कुल मिलाकर ये रहा कि मुस्लिम वोटर जो है बटता है और बटने का फायदा बीजेपी को मिलता है ना, ये है। तो ये एक चीज वहां निकल के सामने आ रही है। और जो मध्य प्रदेश का जो मतदाता है वो आपने कहा चेहरे को देखकर वोट देता है। चेहरा मतलब अपनी जाति का या दूसरी जाति का, या फिर एक उम्मीदवार अच्छा है वो देखकर वोट करता है? देखिए, मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का युवा आज की तारीख में काफी पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है। मध्य प्रदेश की राजनीति को समझने के लिए जिस तरीके से पहले यूपी बिहार के जो बच्चे होते थे वो राजनीति को बड़ा चाव से अखबारों में या खबरों में देखते थे, पढ़ते थे, समझते थे। लेकिन अब मध्य प्रदेश क्योंकि आदिवासियों का क्षेत्र रहा है, तो यहाँ का अब जो युवा जिस तरीके से एजुकेशन को मान्यता देते हुए आगे बढ़ रहा है, पढ़ रहा है, तो वो भी अब राजनीति को समझ रहा है। और कहीं ना कहीं जो है जो हिंदू मुद्दा होता है, जो भावनाओं के साथ खेलने वाला मुद्दा होता है, उसको बीजेपी ने लगातार जो है बनाए रखा है। और क्योंकि आरएसएस का मध्य प्रदेश हमेशा से गढ़ रहा है। जब नागपुर की अगर मैं बात करूं तो नागपुर में आरएसएस का जो मुख्यालय खोला गया था वो भी इसीलिए खोला गया था क्योंकि मध्य प्रदेश की पुरानी राजधानी जो रही है वो नागपुर ही रही है। और मध्य प्रदेश में आरएसएस का काफी ज्यादा वर्चस्व रहा है। यहाँ आपको जिस तरीके से गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, जहां गांव तक सड़क नहीं है वहां गांव आपको पार्ले जी और आरएसएस जरूर मिलेगा। जी, तो चलिए, खैर वो तो आपने जो अलग तरह की बात बताई, जो मैं कार्ड को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा जिस तरीके से बीजेपी ने सर्वे कराया और उनके पास जो जानकारी निकल कर आई और उन्होंने पब्लिक डोमेन में भी इसको किया कि SC ST और दलित को वो ज़्यादा उन्होंने साधने की कोशिश की, इसीलिए मोहन यादव को भी उन्होंने जो है मुख्यमंत्री बनाया है मध्य प्रदेश से। और अंबेडकर कुंभ के नाम से एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया था और एक आयोग के गठन की बातचीत उन्होंने की बीजेपी ने, और उसी के आधार पर उनको सबसे ज़्यादा सफलता मिली है। तो यदि इन सवर्णों की बात करें तो 29%, जैसे भी भोपाल संभाग या उस तरफ की बात हो रही थी, मालवा और निमाड़ की, तो ये इस तरफ ज़्यादा है। सवर्णों की टोटल 29%, बाकी ब्राह्मण 14%, वो एक अलग तरह का फिगर है। बाकी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो है बीजेपी की जो नज़र है वो SC ST और दलित वोटरों पर ज़्यादा रही है। मुस्लिम वोटर बट जाता है तो उसका फ़ायदा वहाँ मिलता है। तो ये पूरा एक पूरा गणित है यहाँ पर। तो कांग्रेस की इसके अगेंस्ट क्या रणनीति है ये मैं समझने की कोशिश आपसे कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको इतने फिगर बताए हैं कि क्या किस तरह के चेहरों को वो वहाँ से उतारने की तैयारी में, क्योंकि बीजेपी ने तो अपनी लिस्ट जारी कर दी है, उनकी तो तैयारी अपनी पूरी है। विधानसभा चुनाव में उन्होंने दिखा दिया अपना दमखम सारा, है ना। अब लोकसभा चुनाव सामने है, तो लोकसभा चुनाव को मद्देनजर से लिस्ट आ चुकी है। तो कांग्रेस कहाँ क्या कर रही है ये थोड़ा समझने में है। और जिस तरह से तो कुछ है कांग्रेस की तरफ से भी लग रहा है, कुछ क्या है आपके पास जानकारी कांग्रेस की तरफ से? देखिए, कांग्रेस इस समय इन चेहरों पर दाव खेलना चाह रही है।
उन चेहरों को जो है मध्य प्रदेश में स्थान देना चाह रही है जिनका पहले से अपने अपने क्षेत्रों में वर्चस्व रहा। जैसा कि मैंने बताया कि राजगढ़ क्षेत्र जो है नहीं, जातीय समीकरण के तौर पे बताइए वो मुझे कि किस तरह के जातियों को लेकर उनका इंटरेस्ट है। वर्चस्व रहा वो तो एक अलग चीज हो गई। अभी कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे नहीं, दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे नहीं, जो ऐसे वयोवृद्ध नेता हैं वो तो चुनावी राजनीति से दूर जा रहे हैं, वो युवाओं को मौका दे रहे हैं। तो कौन से लोग सामने आ रहे हैं अब? देखिए, जिस तरीके से अगर मैं कांग्रेस की जातिगत गणना के आधार पर वोट ऑफ परसेंटेज की बात करूं तो जातिगत गणना में कांग्रेस भी जो है पीछे नहीं है, वो लगातार सभी वर्गों से संपर्क में है। अब कांग्रेस ने भी जो है भाजपा की तरह कार्य करना शुरू कर दिया है। उन्होंने भी निचले स्तर से कांग्रेसी जो निचले स्तर के कांग्रेसी नेता हैं, जो वार्ड वाइज हैं, जो ब्लॉक वाइज हैं, उनका साथ लेकर उनके साथ जो है अब लोगों से मिलना जुलना शुरू किया है। लोगों को कांग्रेस योजनाओं के बारे में बता आप रही मेरे है। सवाल को समझ नहीं पाए जो मैंने पूछा। जिस तरह से बीजेपी ने ओबीसीकरण किया है मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी का, जो मैंने आपको इसीलिए बताया, एससी एसटी ओबीसी और दलितों को उन्होंने साधा और अंबेडकर कुंभ के नाम से एक बहुत बड़ा आयोजन भी किया और आयोग के गठन की भी उन्होंने बातचीत की, उसका फायदा मिला। और मोहन यादव को, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं यादव, इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया। क्या कांग्रेस पार्टी भी ओबीसी लोगों को टिकट देने जा रही है वहां पर? यदि ओबीसी लोग, ओबीसी समुदाय की बात करें, क्योंकि राहुल गांधी ने भी ओबीसी समुदाय की बात की थी कि हम आपके वेल विशर, हम आपके लिए काम करेंगे। तो ये जो राहुल गांधी ने भी कहा ओबीसी को लेकर और उनके हक दिलाने की बात की है, तो आखिरकार कितने ओबीसी चेहरे उतार रही है कांग्रेस पार्टी? और जो 10 लोगों की लिस्ट जारी की गई है उसमें से कितने ओबीसी थे? देखिए, अभी जो 10 लोगों की लिस्ट जारी की गई थी उसमें मध्य प्रदेश की जिन सीटों पर जिन लोगों को उतारा गया उसमें से सिर्फ 3 जो है ओबीसी हैं, बाकी जो है स्वर्ण है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जातिगत गणना एससी एसटी को और ओबीसी को साधने की बात की जा रही है, तो भाजपा पहले से ही इन चीजों को साध चुकी है। भाजपा ने पहले ही ओबीसी महासभा का गठन कर दिया, ओबीसी आयोग बना दिया है ना। उज्जैन में जो है अंबेडकर के नाम से जो है जिस तरीके से बड़ा आयोजन किया गया, तो कहीं ना कहीं जो एससी एसटी और ओबीसी और पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग और आदिवासी वर्ग को बीजेपी लगातार जो जोड़ने की कोशिश कर रही है, वहां के वोटरों अच्छा, को मुझे थोड़ा ये, चलिए नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, वो एक ही बात हो गई जो अभी मैंने कही। बुंदेलखंड और बघेलखंड में क्या जाति फैक्टर चल रहा है इस वक्त? देखिए, बुंदेलखंड और बघेलखंड की अगर मैं बात करूं तो बुंदेलखंड और बघेलखंड में जो है यहाँ स्वर्णों का ज्यादा वर्चस्व है, तो किसी स्वर्ण को ही पार्टी जो है अपना चेहरा बनाएगी। जी, तो यानी कि जैसा कि आपने बताया, और यहाँ के राजनीति में लगभग 55 से 60% लोग अपनी जाति के उम्मीदवार को ही वोट देना पसंद करते हैं, वो दूसरी जाति की तरफ नहीं जाते हैं, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग से आते हो। तो ये एक मध्य प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा फैक्टर है, वो सिर्फ अपनी जाति के ही व्यक्ति को वोट देना पसंद करते हैं, 55 से 60%। ये सर्वे है जो कह रहा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में, और बीजेपी ने बड़ा अच्छा काम किया है, जैसा कि हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं वहाँ से, भोपाल से। और जैसा हमने भी बताया आपको कि एक अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन किया गया था और एक आयोग की गठन की बात की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ये स्थिति है। मध्य प्रदेश की राजनीति में जाति फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किस तरह के लोगों को टिकट देती है, जैसे अभी हमने बुंदेलखंड की बात की, बघेलखंड की बात की, विंध्याचल जब विंध्य की हमने बात की है, तो अलग अलग एरिया हैं जहां पर अलग अलग समीकरण है और उसके हिसाब से ही पार्टियां अपने उम्मीदवारों को तय करती है जिससे कि जीत उनको मिल सके। तो ये थी अब तक की जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप राजकिरण क्षेत्र।